In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students, अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में पेपर में आने वाले एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रेजुलेशन ऑफ फोर्स हम डिस्कस करेंगे। रेजुलेशन ऑफ फोर्स भी आ सकते हैं या रेजुलेशन ऑफ वेक्टर भी आ सकते हैं। फोर्स की जगह वेक्टर भी लिखा हुआ आ सकता है पेपर में, ठीक है। तो रेजुलेशन ऑफ फोर्स क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जिसमें आप किसी वेक्टर को या फोर्स को, देखो अब दो तरीकों से आपसे पूछे जा सकते हैं, या रेजुलेशन ऑफ फोर्स या रेजुलेशन ऑफ वेक्टर। रेजुलेशन और ऑल जो देखा जाए तो रेजुलेशन ऑफ वेक्टर होता है, किसी वेक्टर को उसके कंपोनेंट में तोड़ना रेजुलेशन ऑफ वेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? किसी एक वेक्टर को फर्ज कर ले, ये एक वेक्टर है, वेक्टर ए फोर्स, जिसके तौर पर हम वेक्टर के तौर पर यहाँ पे फोर्स लिया हुआ है, इसको हम इसके कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे, यानी दो लाइनों के अंदर मजीद तोड़ेंगे। इसी को कहा जाता है, एक लाइन को से दो लाइन मजीद बनाना कहलाता है क्या? रेजुलेशन ऑफ फोर्स। आई बात समझ में? तो देखो स्प्लिट ऐसा प्रोसेस जिसमें स्प्लिट का मतलब तोड़ना ऑफ अ फोर्स की सूरत में हमारे पास एक लाइन होगी, एक लाइन को इनटू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स का मतलब ये जो दो लाइनें होंगी ना, ये जो दो लाइनें होंगी, इसको कहा जाता है, इसको यहाँ पे कहा गया है म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। वैसे इससे ये दोनों लाइनें एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं। ये तो फोर्स हो गया, इससे ये जो दो लाइनें ड्रॉ की है वो एक दूसरे से 90 डिग्री पे है। ये जो एंगल बनेगा ना, ये जो फासला है इन दोनों के दरमियान, वो डी से आप चेक करेंगे वो तो वो 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो इस वजह से लफ्ज़ यूज़ किया जाता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। कंपोनेंट से ही दो लाइनें हैं जो एक दूसरे से 90 डिग्री होने की वजह से कहा जाता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? रेजुलेशन ऑफ फोर्स। आपकी लेवल पे आके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, लाइनों की एग्जांपल देते हुए। एक लाइन है जिसे वेक्टर का नाम दिया, उसको मजीद दो लाइनों के अंदर तोड़ दिया, इसी प्रोसेस को कहा जाता है रेजुलेशन ऑफ फोर्स। क्लियर है बात? अब थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन ही करने और कुछ नहीं। कंसीडर अ फिगर, नीचे एक फिगर हमने कंसीडर करना है, इन विच जिसमें लाइन सेगमेंट ओ है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ ये वाला पॉइंट हमने ए नाम दिया, ये वाला पॉइंट ओ नाम दिया, ओ से ए तक रिप्रेजेंट ए फोर्स। किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फोर्स को। यानी यहाँ से लेके ये वाली लाइन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फोर्स को। इसके एंडिंग में हमने नाम दिया ये ओ, ये और ये एंड ए। ओ ए दरअसल क्या है? फोर्स। Which make an angle with x axis। ये फर्ज कर लीजिए, ये इसका जो है ना x axis, बेस जो लिखा हुआ है ना x axis, ये इसके साथ एक एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। ये इस एक्सिस के साथ क्या बना रहे हैं? एंगल बना रहे हैं, एंगल थीटा बना रहे हैं। एंगल को थीटा से, एंगल से मुराद ये है दो लाइनों के दरमियान आने वाले फासले को एंगल कहा जाता है। दो लाइन होती है ना, ये एक लाइन इस तरफ है और ये एक्स एक्सिस, इसको कहा जाता है, इन दोनों के दरमियान जो फासला है उसको एंगल बोलते हैं। तो ये एंगल बना रहे हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ। कहाँ पे? इधर, हाँ ना, ये 90 डिग्री का हो गया ना, हाँ यहाँ भी एंगल हो गया। हाँ, दो लाइनों के दरमियान जो फासला होता है उसको एंगल कहते हैं। क्लियर है बात? तो ये फिलहाल एक्स एक्सिस बेस के साथ एक एंगल बना रहे हैं, ये बात की हमने यहाँ तक। अब आगे कहा द कंपोनेंट्स ओ बी इज इक्वल टू एफ। फिर हमने बोला कि यहाँ पे इस पॉइंट को, यहाँ से लेके यहाँ तक के लाइन, और यहाँ पे आखिरी सिरे को बी नाम दे दिया, और ओ से लेके बी तक एफ एक्स का नाम दे दिया, यही लिखा हुआ है। द कंपोनेंट्स, ये दरअसल इसका एक कंपोनेंट है, ठीक है। द कंपोनेंट्स ओ बी इज इक्वल टू एफ एक्स एंड बी ए। बी ए से मुराद एक और कंपोनेंट, ये वाला, ये ऊपर वाले, ये लाइन, यहाँ पे कंपोनेंट से बड़ा लाइन है, ठीक है। ये कंपोनेंट बी से लेके ए तक, इसको हमने इक्वल किया किसके? एफ वाई के, एफ वाई के। बी ए को हमने किसके इक्वल कर दिया? एफ वाई के। आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी ये ओ बी और बी ए वाली लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मुराद इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहे हैं वो 90 डिग्री का है। जब भी आपसे कोई बोले कि ये दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये है इन दो लाइनों के दरमियान जो एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री, ठीक है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? यहाँ तक बात क्लियर हो गई? सिंपल एक लाइन है, एफ नाम दे दिया, उसको दो लाइनों के अंदर
मज़ीद ड्रॉ कर दिया, 2 लाइन और बनाए उसके साथ, उसमें से एक एफ एक्स है, दूसरा क्या है एफ वाई है, ये वाली लाइन एफ एक्स, ये वाली लाइन एफ वाई। क्लियर है यहाँ तक? अब ये जो 2 लाइनें हैं, दीज 2 लाइन्स या दे आर कॉल्ड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स या वेक्टर। ये फोर्स है ना, इन दो को क्या कहा जाता है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट। इन 2 लाइनों को आप बोलेंगे इस लाइन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। समझ में आया परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स? अब हम यहां पर थोड़ा सा समझने के बाद द ट्रिग्नोमेट्री, यहां तक समझ में आया हसीना? एक लाइन को 2 लाइन में तोड़ दिया, वो जो 2 लाइनें हैं वो कंपोनेंट्स हैं। आप उसको परपेंडिकुलर इस वजह से कहा क्योंकि ये 2 लाइनें आपस में 90 डिग्री की है। बस यहां तक बात की है अब तक। द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैन बी यूज्ड टू फाइंड द मैग्नीट्यूड एफ एक्स एंड एफ वाई। अब हमने इस एफ एक्स, ये एक लाइन एफ एक्स और दूसरी लाइन एफ वाई, उनके लिए एक फार्मूला भी तैयार करना है। कभी वैल्यू निकालने के लिए आए तो उसके लिए फार्मूला भी तैयार करना है। उस फार्मूले को तैयार करने के लिए हम यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमारे पास 3 मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन थीटा, कोस थीटा और टेंजेंट थीटा, टेन थीटा भी बोलते हैं। इन 3 को मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेन ट्रिग्नोमेट्रिक। इन 3 का हम इस्तेमाल करेंगे इन 2 के लिए फार्मूला बनाने के लिए। दूसरे अल्फाज में इन 2 की वैल्यू निकालने हैं ना हमने आगे जाके, तो इन 2 के लिए फार्मूला बनाने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इस्तेमाल करने से मुराद ये है कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहा जाता है। इनका हम इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है यहाँ तक बात? अब कैसे इस्तेमाल करेंगे? एफ एक्स कंपोनेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एक्स कंपोनेंट निकालने के लिए आपने कंसीडर करना है राइट एंगल ट्राइंगल। यही वाली जो ट्राइंगल बन है ना आपके पास, ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो एक एंगल है वो 90 डिग्री का है। किसी भी ट्राइंगल में एक एंगल अगर 90 डिग्री के बराबर हो तो उसको कहा जाता है राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसमें एक एंगल 90 डिग्री के बराबर है तो उसको क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ बी ए, इसी की बात हो रही है। ओ बी ए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हम कंसीडर करेंगे। इसमें क्या है? अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा बात समझने की है। ये तो रट्टा लगाना पड़ेगा। यहाँ तक तो मसला नहीं, आपको याद हो जाएंगे, ये सिंपल बातें हैं। यहाँ से नीचे थोड़ा स्टूडेंट को मसला हो जाता है, तो मैं थोड़ा सा इस तरह कोशिश करूँगा कि आपको आसान लगे। हमने फार्मूला निकालना है बेस एफ एक्स के लिए, ये वाला एफ एक्स है, एफ एक्स नीचे है। अच्छा, ये वाली लाइन, मेन वाली लाइन आएगा ही आएगा, यानी ये दो चीजें हैं ना, 2 फार्मूले चाहिए यहाँ पे। एक फार्मूला एफ वाई और एफ के दरमियान बनेगा, एक फार्मूला एफ एक्स और इसी एफ के दरमियान। एफ दोनों में शामिल है क्योंकि इसी को हमने तोड़ा है। स्प्लिटिंग ऑफ ए वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स का रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, इसी को तोड़ा है। तो एफ एक्स के लिए फार्मूला बनाने के लिए भी ये यूज होगा और एफ वाई के लिए फार्मूला बनाने के लिए भी ये यूज होगा। तो एफ एक्स के लिए फार्मूला बनाने के लिए सिर्फ ये 2 लाइनें इस्तेमाल होंगी। कौन सी? सिर्फ ये 2 लाइनें इस्तेमाल होंगी, ये और ये। अब फिजिक्स की जुबान में इस लाइन को कहा जाता है बेस, ये बिल्कुल इस तरह मौजूद होते हैं। इस लाइन को कहा जाता है फिजिक्स की जुबान में परपेंडिकुलर, और इस लाइन को कहा जाता है जो टेढ़ा सा होता है उसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। अच्छा, ये 3 लाइनों के नाम समझ में आ गए फिजिक्स की जुबान में? ओके। कोई एक ट्राइंगल हो तो ये वाली लाइन, अभी ये वाली इस तरह, ये क्या कहलाएगा? बेस। ये क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। अगर कोई लाइन आप यूं ड्रॉ करें तो उसको कहेंगे हाइपोटेन्यूज। यहां तक बात क्लियर है? अब एक छोटा सा ट्रिक याद रखना है इसको याद करने के लिए, वरना आप भूल जाएंगे, आपको रट्टा लगाना पड़ेगा। वो ट्रिक ये है, सम, ये थोड़ा सा ठीक है, चलो मैं यहाँ पे वो करने की कोशिश करता हूँ। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ब्रश करते हैं ना बालों को। देखें, इसको आपको याद करना पड़ेगा, वो याद हो जाते हैं, बहुत सारे इस्तेमाल आगे भी बहुत काम आएंगे।
सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर वॉशिंग। अब जब भी एफ एक्स की बात होगी, एफ एक्स के लिए फार्मूला बनाने जाते हैं जब भी आप, तो आपको कॉस थीटा से ही आप फार्मूला बना सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कौन सा? कॉस थीटा। तो अगर आप कॉस यूज करेंगे तो कॉस के साथ कौन सी दो चीजें आएंगी, यानी कॉस थीटा इक्वल टू किसके बराबर होगा? कॉस सी। यहां से देखो इन तीन में से एस सी टी, ये एस वाला साइन थीटा है, ये सी वाला कॉस थीटा है, ये टी वाला टेन थीटा है। अब यहां पे इसके मुताबिक हमें कॉस के लिए एफ एक्स के लिए फार्मूला बनाना है ना, तो एफ एक्स हमेशा एफ एक्स के लिए यूज होगा कॉस थीटा में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कौन सा यूज होगा? कॉस थीटा। तो आगे कॉस के सामने दो चीजें, कर्ली ब्राउन हेयर, तो कॉस थीटा बराबर होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ये दरअसल एक ट्रिक है जिससे याद रखेंगे, कॉस थीटा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, यानी शुरू के वर्ड देखेंगे आप, शुरू के वर्ड याद रखने के लिए, वरना भूल जाते हैं ना। तो कर्ली ब्राउन हेयर बेस में क्या मौजूद है? देखो बेस में अगर आप देखें तो कौन सी लाइन मौजूद है? ओ बी। तो बेस में मैंने क्या लिखा? ये फर्दर बराबर है बेस में ओ बी के, और हाइपोटेन्यूज, इस लाइन को हाइपोटेन्यूज कहा जाता है, उसमें क्या मौजूद है? एफ। तो मैंने नीचे हाइपोटेन्यूज की जगह पे ओ ए लिखा, क्योंकि मैंने यहां से लेके यहां तक ओ ए का नाम दिया था, तो मैंने यहां पे क्या दिया? ओ ए। अब ओ बी किसके बराबर है? एफ एक्स के। ओ बी किसके बराबर है? एफ एक्स के। और ओ ए किसके बराबर है? ओ ए किसके बराबर है? एफ के। अब इसका मतलब ये होगा कॉस थीटा किसके बराबर होगा? कॉस थीटा एफ एक्स और एफ के बराबर हो गया। हमने फार्मूला किसके लिए चाहिए था? एफ एक्स के लिए, तो एफ को इस साइड पे भेज दिया, तो एफ इस साइड पे आके एफ कॉस थीटा और एफ एक्स, यानी एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा हो गया। समझ में आया फार्मूला? क्लियर है बात? ये उस साइड पे भेज देंगे ना, तो एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा। तो आप एफ एक्स पहले लिखे यहां लिखे, वो फर्क नहीं पड़ता। आ जाओ आ जाओ, इधर आओ, सलाम दुआ करके जाओ। अच्छा ये बात क्लियर है? ठीक है सर, फिर चलो ये तो हम याद रखेंगे, मतलब एफ एक्स के लिए फार्मूला बनाने के लिए कॉस थीटा और कर्ली ब्राउन हेयर, कॉस थीटा बराबर होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। फिर बेस में हमारे पास क्या बेस में हमारे पास क्या है? ओ बी, और हाइपोटेन्यूज में क्या है? ओ ए। फिर बेस की वैल्यू क्या है? एफ एक्स के बराबर है, हाइपोटेन्यूज एफ के बराबर है। तो ये कंडीशन बन गई, जैसे कंडीशन बन गया एफ को उस साइड पे भेज के एफ एक्स के लिए फार्मूला तैयार किया, तो ये मैग्नीट्यूड इस तरह निकाला। अब हम सोचेंगे हाँ यार, अब तो हमने वाई कंपोनेंट के लिए भी, एफ वाई के लिए भी फार्मूला बनाना है। हमेशा याद रखो जब भी वाई कंपोनेंट की बात होगी, एफ वाई की बात होगी, हम साइन थीटा यूज करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या यूज करेंगे? साइन थीटा। अब साइन थीटा आपको पता है सम पीपल है, सम से मुराद, एस से मुराद यहाँ पे पहला जो अल्फाबेट है ना वो उसको देखिए करना है। सम एस से मुराद साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो अब यही मैंने किया है, मैग्नीट्यूड ऑफ है, दोबारा यही आप ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल इस्तेमाल करेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पहले वर्ड को देखें तो सम पीपल हैव, उसी को याद रखते हुए ये रट लिया, आप रटना है इसको। तो साइन थीटा बराबर होते हैं परपेंडिकुलर अपॉन। अब वहां देखो परपेंडिकुलर कौन सा है और हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अगर इस साइड पे देखें तो परपेंडिकुलर में हमारे पास बी ए या ए बी दोनों लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा, या बी ए करके लिखें या ए बी करके लिखें। तो परपेंडिकुलर किसके बराबर है? बी ए के, और परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है? एफ के। तो एफ फर्दर किसके बराबर है? ओ और ए के। तो बी ए की जगह आप यहां देखें तो बी ए एफ वाई के बराबर है फर्दर, और ओ ए किसके बराबर है? एफ के बराबर है। तो इसका मतलब साइन थीटा किसके बराबर हुआ? एफ वाई और एफ के, है ना? साइन थीटा किसके बराबर हुआ? एफ वाई और एफ के। एफ को उस साइड पे भेज देंगे तो एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, या आप एफ पहले लिखे तो ज़्यादा मुनासिब है, ठीक है? गलत नहीं होगा, बाद में लिखे पहले लिखे, लेकिन कोई तरीका होता है, एफ साइन थीटा। माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास में हम जो है ना डायरेक्शन मालूम करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे?
नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इन दो कंपोनेंट से एक वेक्टर ड्राइव करना सीखेंगे, पहली बात। दूसरी बात, इसके लिए इसकी डायरेक्शन, इस वेक्टर की डायरेक्शन के लिए एक फार्मूला बनाएंगे। कैसे बनाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें देखिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।